पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि अपना जो चैप्टर है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से थे? एक तो था संतुलित व असंतुलित भोजन, दूसरा पार्ट था हमारा मानव स्वास्थ्य, तीसरा पार्ट था हमारा नशीले पदार्थ जिसमें अपने को देखने हैं गुटखा, तंबाकू, शराब, इन सब के बारे में देखना है, और चौथा पार्ट था हमारा खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। तो बेटा देखो, ये जो पार्ट था संतुलित व असंतुलित भोजन, इसमें हमने देखा था खनिज कुपोषण, विटामिन कुपोषण, इन सब के बारे में हमने बातें करी थी। तो ये वाला पार्ट हम पिछली जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, पहले आप उसको देखो, और उसके बाद में आज वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मानव स्वास्थ्य। अब देखो, जो मानव स्वास्थ्य है इसमें हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट होगा हमारा पीने योग्य पानी के गुण व दूषित पानी के दुष्प्रभाव। सेकंड पॉइंट इसमें ही अपने को चेक करना है मोटापा, जिसको हम ओबेसिटी भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट अपने को चेक करना है इसमें रक्तचाप या ब्लड प्रेशर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट कि अपना जो पीने योग्य जो पानी होता है उसमें क्या क्या उसके गुण होने चाहिए, क्या उसके उपयोग होते हैं, और अगर दूषित जल है तो उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे। तो थ्योरेटिकल पार्ट है, तो मैं इसको आपको सीधा ही समझा देता हूँ। बाकी आप इसके जैसे जैसे नोट्स बने हुए हैं वैसे वैसे अपनी जो बुक आपने या कॉपी आपने डाल रखी है तो उसमें आप नोट्स बनाते हुए चलिए साथ साथ। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले मानव स्वास्थ्य के अंदर पीने योग्य पानी के उपयोग। तो भाई सभी को पता होता है कि जो पीने योग्य पानी है वो पीने के काम में आता है, भोजन बनाने में काम में आता है, नहाने के लिए उपयोग में किया जाता है, बर्तन एवं कपड़े धोने में उपयोग किया जाता है, खेतों में सिंचाई वगैरह के अंदर यूज किया जाता है, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ है वहाँ पे विलायक के रूप में या अन्य अन्य रूपों के अंदर उद्योगों में जो पीने योग्य पानी है उसका उपयोग किया जाता है। उपयोग के बाद अपन इसमें देखते हैं इस जल के गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो भाई गुण के अंदर हम मेजर 3 चीज़ें हम देखेंगे। फर्स्ट है कि जो पीने योग्य पानी है उसमें ऐसे कण नहीं होने चाहिए जो आंखों से दिखते हैं, यानी बड़े कण नहीं होने चाहिए। अगर बड़े कण होंगे तो वो हमारी बॉडी में जाके विपरीत प्रभाव दर्शाएंगे। तो जल में आंखों से दिखने वाले कण नहीं होने चाहिए और कोई वनस्पति वगैरह के टुकड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये नेगेटिव इफेक्ट हमारे बॉडी के अंदर शो करते हैं। सेकंड है हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो जल है वो कैसा होना चाहिए, सूक्ष्म जीव मुक्त होना चाहिए। नहीं तो अगर क्या होगा, जैसे आप सूक्ष्म जीव युक्त जल को ग्रहण करोगे, यह हमारे पाचन तंत्र के द्वारा रक्त में चला जाएगा, और जैसे ये रक्त में चला जाएगा, रक्त में जाने के बाद ये सूक्ष्म जीव हमारी WBC वगैरह के साथ में क्रिया करेंगे, और अगर इनकी संख्या ज़्यादा होगी तो ये हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे रोग जनरेट कर देंगे, बहुत सारे रोग उत्पन्न कर देंगे। तो जो जल है वो कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। आपने एक डिजीज सुनते हो, आप बहुत बार नाम सुनते हो, टाइफाइड। तो जो टाइफाइड डिजीज है वो किसकी वजह से होती है, वो सूक्ष्म जीवों की आपके अगर ब्लड में इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से होता है। ठीक है, और आगे हम डिस्कस करेंगे उसको। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो जल है वो कैसा होना चाहिए, सूक्ष्म जीव रहित होना चाहिए, उसमें सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो आपके ब्लड में इन्फेक्शन करेंगे, और वो ब्लड में जो होने वाला इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर देगा। थर्ड देखो, जल का पीएच क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, यानी उसका पीएच न तो ज़्यादा होना चाहिए न ही उसका पीएच कम होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि ये पीएच होता क्या है, तो अगर हम पीएच के बारे में बात करेंगे, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो आप केवल इतना देखो, इसका सीधा सा मतलब है कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या है, उस आधार पर जो pH है उसको बनाया गया है। ठीक है ना। तो pH का सीधा सा मतलब है, pH सीधा सा रिलेटेड है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से। तो न तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, यानी जल के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है उसकी सांद्रता न तो ज़्यादा होना चाहिए और न ही क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो जल का पीएच संतुलित होना चाहिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन उपस्थित होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये 3 गुण होने चाहिए आपके पीने योग्य जल के अंदर। पहला क्या था, जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं होना चाहिए। सेकंड, सूक्ष्म जीव जल के अंदर नहीं होना चाहिए अधिक मात्रा में, या जो हानि पहुंचाने वाले हैं वो नहीं होना चाहिए। फिर है थर्ड, जल का पीएच संतुलित होना चाहिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होना चाहिए।
थर्ड देखो हम डिस्कस करेंगे शुद्ध पानी पीने के लाभ, और हमारे जो डेली रूटीन है उससे काफ़ी रिलेटेड टॉपिक है ये, तो देख लेते हैं इसको एक बार। फर्स्ट देखो क्या है कि शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाएं संतुलित रूप से संपादित होती है, यानी अगर हम आवश्यक मात्रा में, जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है उतनी मात्रा में अगर जल ग्रहण करेंगे तो हमारी बॉडी की जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो संतुलित रूप से होंगी। अब ये उपापचयी क्रियाएं क्या होती है? क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार की क्रियाएं होती है। जो एक क्रिया है उसको हम बोलते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं टूटने वाली क्रियाएं, और कुछ क्रियाएं होती है उनको हम बोलते हैं जुड़ने वाली क्रियाएं, ठीक है ना। तो जो उपापचयी क्रियाएं होती है उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस दो प्रकार की होती है, कुछ क्रियाएं हमारे शरीर में होती है टूटने वाली, और कुछ क्रियाएं हमारे शरीर में होती है जुड़ने वाली। टूटने वाली क्रियाओं को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस, है ना। मैं रिएक्शन को शॉर्ट में लिख देता हूँ आरक्षण, ठीक है ना। कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, और कुछ क्रियाएं होती है जो हमारी बॉडी में जुड़ने वाली होती है, यानी कुछ चीजें हमारी बॉडी में जुड़ेगी, उनको हम बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, यानी हमारे शरीर में ये टूटने वाली क्रियाएं और जुड़ने वाली क्रियाएं, ये दोनों संतुलित रूप से होती रहनी चाहिए। उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? बॉडी में जल की आवश्यकता होती है। जैसे अब टूटने वाली क्रिया के बारे में बात करेंगे, शायद मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस करा भी था। जैसे श्वसन की क्रिया है, तो श्वसन की क्रिया, श्वसन किसको बोलते हैं? ऐसा नहीं होता है कि आप सीधा ऑक्सीजन लेंगे और CO2 छोड़ देंगे, इसको श्वसन बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। किसको बोलते हैं श्वसन? बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थ का विघटन करके ऊर्जा प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। यानी श्वसन जो है वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। क्यों कैटाबॉलिक रिएक्शन है? क्योंकि आप क्या करोगे? ऑक्सीजन ग्रहण करोगे बाह्य वातावरण से, वो ऑक्सीजन फेफड़ों से कहाँ जाएगी? ब्लड में जाएगी, और ब्लड में जाने के बाद वो कहाँ तक पहुंचेगी? कोशिका तक पहुंचेगी। अब कोशिका में क्या होता है? आपने स्ट्रक्चर पढ़ी होगी कोशिका की। कोशिका की संरचना में सबसे बाहर क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। अंदर क्या होता है? केंद्रक। और ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में कुछ द्रव पदार्थ पाया जाता है, इसको आप बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, या फिर आप इसको कोशिका द्रव्य भी बोल देते हैं, कोशिका द्रव्य, ठीक है। ये बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप कोशिका झिल्ली बोलते हो, और ये हो गया आपका न्यूक्लियस या फिर केंद्रक बोल देते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? भोज्य पदार्थ उपस्थित रहता है, ठीक है ना। ये भोज्य पदार्थ कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में। तो इस भोज्य पदार्थ को बाहर से कौन मिलेगी? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन इस भोज्य पदार्थ के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी? एनर्जी बनाएगी, ऊर्जा बनाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहलाती है श्वसन की प्रक्रिया। तो इसमें क्या हो रहा है? इस भोज्य पदार्थ को क्या करा जा रहा है? तोड़ा जा रहा है। मैं इस भोज्य पदार्थ को क्या लिख सकता हूँ? फूड लिख सकता हूँ। तो इस फूड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और ऊर्जा प्राप्त करी जाती है। तो श्वसन की प्रक्रिया या जो श्वसन है उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? श्वसन को बोलते हैं बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार, यानी कोशिका को जितनी जरूरत है उसके अनुसार भोज्य पदार्थ का विघटन करके ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाती है? श्वसन। तो इसमें क्या हो रहा है? खाद्य पदार्थ का विघटन हो रहा है, तो विघटित होने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो इस रिएक्शन के अंदर भी किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। अब मान लो आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है, तो भाई ये क्रियाएं प्रभावित होगी कि नहीं होगी? होगी, ऑब्वियस सी बात है, होगी। एनाबॉलिक रिएक्शंस, जैसे डाइजेशन की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है? भोज्य पदार्थ, भोजन का पाचन होता है, और पाचन होने के बाद में भोज्य पदार्थ कोशिकाओं में आके इकट्ठा होता है ना, तो जुड़ता है ना, पाचन के बाद में। तो क्या हो रहा है? ओवरऑल बॉडी के अंदर कुछ चीजें जुड़ रही है, और जुड़ने की वजह से इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। तो अगर ये जो पाचन की क्रिया है वो भी क्या होगा? संतुलित रूप से नहीं हो पाएगी अगर आपकी बॉडी के अंदर जल की जो है वो कमी है, या जल है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस भी पर्याप्त रूप से संतुलित रूप से चले, इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? H2O या जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी लाभ क्या मिलेगा हमें? कि ये संतुलित रूप से होगी, और संतुलित रूप से होगी तो हमारी बॉडी क्या चलेगी? संतुलित रूप से चलेगी, और हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो लिखा है प्रतिदिन शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाएं संतुलित रूप से संपादित होती है, ये एक सबसे बड़ा लाभ है। फिर देखो, प्रतिदिन 8 से 10 गिलास अगर आप पानी पीते हो
तो शरीर में जहरीले पदार्थ क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ऐसा क्यों? देखो क्या होता है कि आप जितना जल ग्रहण करोगे वो क्या होगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड क्या होता है, जितना ज़्यादा अगर पानी है ब्लड के अंदर तो वो क्या होता है, किडनी में जाता है। और किडनी में, जिसको आप गुर्दे बोलते हो या वृक्क बोलते हो, किडनी में क्या होता है, उस ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, अगर ब्लड के अंदर जल अधिक मात्रा में है, ठीक है, तो वो क्या करा जाएगा, उस ब्लड में से किडनी के द्वारा जल को बाहर मूत्र के रूप में उत्सर्जित निकाल दिया जाएगा। मूत्र का निर्माण वहां पे कर दिया जाएगा उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। ठीक है, तो जो मूत्र होता है उसमें क्या होता है, जल तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ में क्या होंगे, जो शरीर का जो वेस्ट मटेरियल है, जो शरीर के काम का नहीं है, उत्सर्जी पदार्थ है, जो जहरीला है बॉडी के लिए, वो भी क्या होता है, किडनी उस जहरीले पदार्थ को जल के साथ में मिला के बाहर उत्सर्जित करती है। ठीक है, तो जल क्या होगा, आप पर्याप्त मात्रा में पियोगे तो जहरीले पदार्थ है वो क्या होंगे, जल के साथ में घुल के शरीर के बाहर उत्सर्जित होते रहेंगे। तो कुल मिलाकर सेकंड फायदा यह होता है कि अगर आप 8 से 10 गिलास पानी रोजाना पीते हो तो शरीर से जहरीले पदार्थ क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। फिर देखो थर्ड, चुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है। जब बॉडी ढंग से काम करेगी तो चुस्ती तो बनी रहेगी ना। फिर देखो फोर्थ है, शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है, तो बॉडी में अनावश्यक चर्बी भी जमा नहीं होगी अगर आप पर्याप्त मात्रा में जल का ग्रहण करोगे। फिर फिफ्थ है, पानी से शरीर में रेशों की मात्रा बनी रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पियोगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, बनी हुई रहेगी। और आपका शरीर, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, शरीर की रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो बाहर से अगर सूक्ष्म जीव अगर शरीर में प्रवेश कर भी जाएंगे तो भी हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता या हमारा जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो क्या करेगा, उन सूक्ष्म जीवों को मार देगा और हमारे शरीर को बीमार होने से बचाएगा। तो पर्याप्त मात्रा में जल पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे हम बीमारियों से बचे रहते हैं। फिर देखो नेक्स्ट आएगा इसके अंदर आपका 6th पॉइंट, एलर्जी होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि शरीर से क्या होंगे, विजातीय तत्व बाहर निकलेंगे तो एलर्जी की संभावना कम रहेगी। पथरी होने का खतरा टल जाता है। अब देखो पथरी क्या होती है, पथरी में क्या होता है कि कुछ लवण वगैरह होते हैं कैल्शियम वगैरह के, वो हमारी किडनी वगैरह है उसके अंदर जाके क्या होते रहते हैं, एक जगह इकट्ठा होते रहते हैं और एक स्टोन का थोड़े समय बाद में वो रूप धारण कर लेते हैं। तो अगर पर्याप्त मात्रा में आप जल पियोगे तो अतिरिक्त जो लवण है, अतिरिक्त जो कैल्शियम वगैरह है, वो जल के साथ में क्या होंगे, बाहर उत्सर्जित होते रहेंगे। तो पथरी होने का खतरा भी इससे, जल आप पर्याप्त मात्रा में लोगे तो टला रहता है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट आपका 8th, सामान्यतः फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा। अब अस्थमा किसको बोलते हैं, क्या होता है कि हमारी जो ये श्वास नली है, ये श्वास नली सिकुड़ जाती है अस्थमा की कंडीशन में, और सिकुड़ जाएगी तो क्या होगा, जो फेफड़े होंगे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और इस वजह से जो फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन को खींचेंगे, जिसकी वजह से ये क्या होती है, थोड़ी श्वास नली पिचक जाती है और पिचक जाने की वजह से फिर जब आप श्वास लेते हो तो उस टाइम क्या होता है, इसमें सीटी बजने की आवाज आती है। ठीक है, और ऑक्सीजन है वो फेफड़ों को नहीं मिलती, जो श्वसन की प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है काफ़ी ज़्यादा। तो पर्याप्त मात्रा में जो आप जल ग्रहण करोगे तो सामान्यतः फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा और आंत की बीमारियां नहीं होती है, तो ये भी एक बड़ा लाभ है। और फिर 9th है लास्ट अपना, सामान्यतः सर्दी जुकाम जैसे रोग नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था सर्दी और जो जुकाम होती है वो किसकी वजह से होती है, सूक्ष्म जीवों की वजह से, ठीक है ना, वायरस वगैरह की वजह से होती है। तो अगर आप पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण करोगे तो आपकी क्या बढ़ी हुई रहेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर वायरस आपके शरीर में प्रवेश भी कर गए हैं तो जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या करेगा, इसकी जो है प्रतिरक्षा तंत्र, इसकी क्षमता बढ़ी हुई रहेगी, तो वो क्या करेगा, सर्दी जुकाम के जो वायरस है उनको समाप्त कर देंगे और हमें सर्दी जुकाम जैसे रोग सामान्यतः नहीं होते हैं। ठीक है, तो पर्याप्त मात्रा में अगर हम जल ग्रहण करेंगे तो बहुत सारे हमें इनके बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है ना, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मानव स्वास्थ्य में जो पीने योग्य जल है उसके हमने उपयोग देख लिए, गुण देख लिए, शुद्ध पानी पीने के लाभ देख लिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे दूषित पानी के दुष्प्रभाव, कि अगर हम दूषित जल ग्रहण करेंगे, हमने ये तो देख लिया कि शुद्ध जल और स्वच्छ जल ग्रहण करेंगे तो क्या क्या हमें फायदे होंगे। अब हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हम दूषित जल ग्रहण करेंगे तो हमें कौन कौन से नुकसान हो जाएंगे, हमारे बॉडी पे क्या क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, उनको हम डिस्कस करते हैं।
अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो दूषित जल है उसके दुष्प्रभाव क्या हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति दूषित जल ग्रहण करता है तो बॉडी पे क्या क्या साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं। तो इसमें देखो, दूषित जो जल होता है उसको दूषित क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, रोग कारक उपस्थित होते हैं। रोग कारक मतलब जो रोग उत्पन्न करते हैं। अब रोग उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वो विषाणु हो सकते हैं, मतलब जिसको हम वायरस बोलते हैं, जीवाणु यानी बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं। आपने पढ़ा होगा प्रोटोजोआ के बारे में 9th क्लास में। जो एकशेरुक जंतु है उनके आपने 10 फाइलम पढ़े थे, 10 संघ पढ़े थे। प्रोटोजोआ पढ़ा था, उसके बाद में पोरीफेरा पढ़ा था, फिर सिलेंट्रेटा पढ़ा था, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, ये सारे के सारे फाइलम्स आपने पढ़े थे। तो उसमें जो सबसे पहला फाइलम था वो क्या था, प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, है ना, ये वाले। तो ये भी रोगजनक की तरह व्यवहार कर सकते हैं और हमारे शरीर को रोग युक्त कर सकते हैं। और कोई कृमि यानी कुछ प्रकार के जो कीड़े होते हैं वो भी किसकी तरह व्यवहार करते हैं, रोग जनक की तरह व्यवहार करते हैं, रोग कारक की तरह व्यवहार करते हैं। तो अगर ऐसा जल जिसमें ये रोग कारक उपस्थित होंगे, जीवाणु, विषाणु, है ना, और प्रोटोजोआ, कृमि, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हैजा हो सकता है ना। हैजे के अंदर क्या लक्षण होते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है ना। अब ये डिहाइड्रेशन जो होगा मतलब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और किस वजह से हो जाती है वो आप जानते हो, दस्त लगते हैं बहुत ज़्यादा, और जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, ठीक है ना। और कई कई केसेस तो ऐसे होते हैं कि हैजा की वजह से मृत्यु भी हो सकती है। तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकती है अगर आप दूषित जल का उपयोग करते हो। पेचिस, ये भी इसी प्रकार का ये एक रोग है जिसमें भी क्या होता है, बॉडी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। किसकी वजह से, डायरिया की वजह से, यानी दस्त लगने की वजह से। और जो स्टूल है ना, जो मल है, उसके अंदर साथ में ब्लड आने लगता है। तो ये भी एक गंभीर समस्या बन सकती है। बस इसमें ध्यान ये रखना होता है कि जल है वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध, जो आप ग्रहण करते हो वो शुद्ध होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट तो ये था दूषित जल का क्या दुष्प्रभाव है, कि दूषित जल में रोग कारक उपस्थित होते हैं, और उन रोग कारक की वजह से, है ना, हैजा हो सकता है, पेचिस हो सकता है, और इसके जैसे और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो उससे बचने के लिए जल कैसा लेना चाहिए, शुद्ध लेना चाहिए। अगर आप शुद्ध नहीं लोगे, दूषित लोगे, तो उसके दुष्प्रभाव होंगे ही होंगे। सेकंड दुष्प्रभाव क्या है, गंदे जल से वायरल संक्रमण फैलता है। वायरल संक्रमण मतलब ऐसा संक्रमण या ऐसे रोग जो किसकी वजह से हो रहे हैं, वायरस की वजह से हो रहे हैं। तो आपको पता है दूषित जल के अंदर विषाणु उपस्थित हो सकता है, वायरस उपस्थित हो सकता है, तो संक्रमण फैलेगा ही फैलेगा, ठीक है ना। इस वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, ठीक है ना, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हेपेटाइटिस किस प्रकार के रोगजनक की वजह से होता है, तो आप क्या बताएंगे, विषाणु की वजह से होता है। फ्लू, ठीक है ना, जुकाम है, खांसी है ना, इस टाइप के कुछ डिजीज है तो वो फ्लू हो गए। कोलेरा, देखो जो हैजा था वही कोलेरा है ये, है ना, कोलेरा, टाइफाइड, है ना, इसमें भी क्या होता है, लीवर है उसमें सूजन आ जाती है, ठीक है ना। और टाइफाइड में नहीं, ये था हेपेटाइटिस में, ठीक है ना। लीवर वगैरह है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हेपेटाइटिस में। बॉडी है वो बिल्कुल पीली पीली हो जाती है, कलर बॉडी का पीला हो जाता है हेपेटाइटिस में। फ्लू ये है ही, हैजा आपने, कोलेरा देख लिया। टाइफाइड, टाइफाइड के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, टाइफाइड में क्या होता है, हेडेक होता है बहुत तेज, ठीक है ना, और बॉडी है वो काफ़ी वीक हो जाती है, ठीक है ना। और साथ में क्या होता है कि जो आपका स्टूल है वो कैसा आता है, थोड़ा लूज हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर है पीलिया, पीलिया में भी क्या होगा, ये भी एक अपने लेवर से रिलेटेड रोग है। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी, नाखून, आंखें, ठीक है ना, ये चीज़ें कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है। और इतनी ये जो खतरनाक बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया, ये सारे के सारे वायरस संक्रमण हैं, वायरस की वजह से होने वाले रोग हैं। और ये जो वायरस है ये किस में मिलता है, दूषित जल के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है, ठीक है। फिर है बाला या नारू रोग है, वो हो सकता है, ठीक है ना। राजस्थान में जो सन 2000 है उस टाइम इस रोग का बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ था, बाला और नारू रोग का। ये क्या होता है, बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि ये एक कृमि की वजह से होने वाला रोग है। उस कृमि का नाम होता है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। इस ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस का जो ये कृमि है, ये क्या होता है, दूषित जल के द्वारा। अब इसकी जो मादा होती है, ठीक है ना, ये मादा क्या करती है, जल के अंदर अंडे देती है, ठीक है। अगर वो दूषित जल, जिस जल के अंदर इस ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस के अंडे हैं, वो जल अगर आप ग्रहण कर लेते हो तो वो बॉडी में जाएगा, ठीक है, जल। तो बॉडी में, तो मनुष्य किसकी तरह व्यवहार करता है, उसके लिए परपोषी की तरह व्यवहार करता है,
ठीक है। अब क्या होगा, बॉडी में आपके इसके अंडे हैं, अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे उनका डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, और अंडे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नए जो कृमि है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस है व्हाइट धागे के जैसे होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा कि अब ये क्या होते हैं कि जब इनको अंडे देने होते हैं, है ना, तो ये बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आंख है, मान लो ये आंख से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, फोड़ा हो जाएगा, ठीक है। पहले वहाँ पे खुजली चलेगी, खुजली चलने के बाद रेडनेस आ जाएगी, और फिर क्या होगा, वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो यहाँ फोड़ा हो जाएगा, और फोड़ा होने के बाद में अगर मानो सोचो आंख में फोड़ा हो जाए तो आंख खत्म होगी कि नहीं होगी, तो व्यक्ति अंधे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर घुटने के आसपास हो जाए तो व्यक्ति लंगड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही टफ सिचुएशन होती है। तो ये ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस क्या करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो छोटा सा धागा क्या होता है, त्वचा से बाहर आ जाता है। अब उस धागे को लोग क्या करते हैं, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और ये धागा कितना लंबा हो सकता है, ये 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, यानी ये जो कृमि है ये 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, अगर वो बाहर निकालते समय पूरा बाहर निकल जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसके चांस कम होते हैं। लेकिन अगर ये पूरा बाहर नहीं निकले तो बहुत बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट होता है, जहाँ से पे भी ये फोड़ा बना हुआ है, उस पेन की वजह से उस व्यक्ति के लिए सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बहुत ही टफ कंडीशन हो जाती है। तो इसके लिए बचाव, इसका क्या है उपाय है कि भाई सीधी बात है कि जल कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। दूषित जल का उपयोग करोगे तो बाला या नारू रोग हो जाएगा। तो अभी भी जोधपुर वगैरह के जो साइड में जो एरिया है वहाँ पे इसका प्रभाव ज़्यादा था, तो ये जो बाला और नारू रोग है ये बहुत ही खतरनाक रोग हो जाता है। तो इससे बचने के लिए कौन सा जल का उपयोग करना चाहिए, शुद्ध जल का उपयोग करना चाहिए। इसका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके रोगजनक का नाम क्या है, ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस, और इसका पर्पोसी, यानी ये जो अंडे हैं वो कृमि कन्वर्ट कहाँ होते हैं, मनुष्य में, ठीक है। और अंडे दिए कहाँ जाते हैं, मादा के द्वारा अंडे दिए जाते हैं जल में, और जल कहाँ मिलेगा, मनुष्य के शरीर के बाहर, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये डिस्कस किया दूषित जल के